क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 10 पिंच ऑफ साल्ट। पिंच होता है शाब्दिक अर्थ जो पिंच का होता है वो होता है चुटकी, थोड़ा सा, और सॉल्ट माने नमक। आइडेंटिफाई दीज ग्रेट पर्सनैलिटीज एंड नेम देम। इन ग्रेट पर्सनैलिटीज को आइडेंटिफाई कीजिए और उनके नाम लिखिए। When Mahatma Gandhi led a group of freedom fighters to Dandi in order to defy the British government and collect salt. जब महात्मा गांधी ने एक ग्रुप बनाया फ्रीडम फाइटर्स का, किस लिए बनाया कि ब्रिटिश को डिफाई करने का, मतलब उनको एक तरह से आगे का पालन ना करने के लिए ग्रुप बनाया और नमक को कलेक्ट करना। जो भारत के समुद्र थे, भारत का ही नमक था, उन पर ब्रिटिश का हर चीज़ पर, मतलब भारत के हर चीज़ पर ब्रिटिश का अधिकार था। तो अपने ही देश में से उनको नमक को टच करना या कलेक्ट करना या उठाना या लेना अलाउड नहीं था। तो उन्होंने इसके लिए ग्रुप बनाया फ्रीडम फाइटर्स का और डिसाइड किया कि भाई नमक को कलेक्ट करते हैं। ही डिड नॉट मियरली लीव बिहाइंड फुटप्रिंट्स इन साल्ट पैन्स ऑफ डंडी, ही मेड ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द होल वर्ल्ड। उन्होंने ना केवल अपने एक फुटप्रिंट मतलब पदचिन्ह छोड़े, पदचिन्ह से मतलब पहचान बनाई इस डांडी मार्च की यात्रा में, बल्कि इसका पूरे वर्ल्ड पर एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट भी पड़ा। रीड द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑफ द फेमस डांडी मार्च। इसको पढ़ते हैं। ऑन द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन 21 दिसंबर 1929, 1929, 31 दिसंबर, Gandhi told an enormous crowd that he had enough of the British. From now on, freedom meant complete independence. उन्होंने 1929 को 30 दिसंबर को एक बड़ा भाषण दिया। तो गांधी जी ने उन लोग बड़ी भीड़ को बताया कि अब ये जो डोमिनेंट स्टेटस है ये एनफ नहीं है, अब आज़ादी का मतलब कंप्लीट आज़ादी। डोमिनेंट स्टेटस से मतलब ये है कि नेशन है बट उनकी खुद की गवर्नमेंट थी हमारे इस नेशन पर। बट वाट कुड गांधी जी डू टू फोर्स द गवर्नमेंट टू मेक द नेक्स्ट मूव। लेकिन गांधी जी क्या किया, क्या कर सकते थे वो गवर्नमेंट को अगला कदम गवर्नमेंट उनके पक्ष में ले या पॉजिटिवली ले। ही डिड नॉट वांट टू स्टर अप वायलेंस, वो हिंसा भी नहीं करना चाहते थे। येट ही वांटेड टू राउज द मासेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, लेकिन वो एक बड़ी भीड़ को, एक बड़ी संख्या में लोगों को गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी लाना चाहते थे। बट हाउ, कैसे? फॉर 6 long weeks he racked his brain and then suddenly he heard his inner voice. Gandhi ji believed in inner voice as firmly as Joan of Arc believed in her voice. गांधी जी उन्होंने अपने माइंड को थोड़ा रैक किया, रैक मतलब मंथन किया, अंदर ही अंदर मंथन किया, बहुत सोचा और फिर उनके अंदर से एक आवाज़ आई और उन्होंने अपने अंदर की आवाज़ सुनी और जो उनके अंदर की आवाज़ थी टोल्ड हिम टू डिफाई द साल्ट टैक्स। उन्होंने सॉल्ट पे टैक्स लगाया हुआ था कि वो केवल जो ब्रिटिश शासक थे या ब्रिटिश जो कंपनी थी उन्हीं के थ्रू हम लोग इंडियंस ले सकते थे। इंडियंस के मतलब उन्हीं के थ्रू बिकता था। जैसे किसान ने कोई फसल उगाई और किसान ने मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन उस फसल पे अधिकार कोई जमींदार वगैरह कर ले। तो इस तरह से उन्होंने जो सॉल्ट पे ये अंग्रेजों ने टैक्स लगाया हुआ था, तो उनके दिमाग में आया कि यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, इस साल्ट टैक्स को तोड़ते हैं। साल्ट इन भारत वॉज सोल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट विच लिविड ए टैक्स ऑन इट। भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बेचा जाता था, उसके ऊपर एक टैक्स था। दिस टैक्स अफेक्टेड एवरीबडी। और नमक जैसी चीज़ पे जो टैक्स था जो कि अपने ही देश के उससे बन रहा है, उसमें तो कुछ ऐसा भी नहीं कि कोई प्लांट लगाना या कुछ है। ये जो स्टार्टिंग में जो था ये तो अपने आप ही बनने वाला था, तो उसके ऊपर भी एक टैक्स था। तो इससे हर एक कोई इफेक्टेड था, हर एक को इससे, रिच हो या पुअर। बिफोर गांधी जी कुड डू एज हिज इनर वॉइस हैड ऑर्डर्ड ही हैड बीइंग ए गुड सत्याग्रही। ऐसा कुछ करते उससे पहले उनकी इनर वॉइस ने उनको ऑर्डर दिया, एक सत्याग्रही बनो टू इन्फॉर्म वायसराय अबाउट हिज प्लान, कि भाई वायसराय को अपने प्लान के बारे में बताओ। सो ही रोट हिम द लेटर, दैट लेटर वॉज पब्लिश्ड इन यंग इंडिया ऑन 12 मार्च 1930। तो इसलिए उन्होंने वायसराय को एक लेटर लिखा। मतलब उनका ये था कि सत्य के आधार पर चलना है, कोई भी काम झूठ से, छुपा के, चोरी से नहीं करना। इसलिए उन्होंने लेटर लिखा और यंग इंडिया एक उनका उस समय का न्यूज़पेपर था या एक लेख लिखे जाते होंगे उसमें। 12 मार्च 1930 को उसमें पब्लिश हुआ। डियर फ्रेंड, बिफोर एम्बार्किंग ऑन सिविल डिसोबीडेंस एंड टेकिंग द रिस्क,
आई हैव ड्रेडेड टू टेक ऑल दीज ईयर। उन्होंने कहा कि इस तरह का स्टेप लेने से पहले सिविल डिसोबीडियंस मतलब आज्ञा का सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको कहते हैं कि प्रार्थना के साथ आज्ञा का हम वो कर रहे हैं, आज्ञा नहीं मान रहे। तो ये इतना खतरनाक रिस्क लेने से पहले आई वुड फेन अप्रोच यू एंड फाइंड ए वे आउट। तो ये स्टेप लेने से पहले मेरे माइंड में आया कि मैं आपको अप्रोच करूं और कोई रास्ता निकाले, हम तुम्हारा मतलब अवज्ञा ना करें, तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करते रहें, उसको तुम्हारे प्रति रूड ना बने हम। माई पर्सनल फेथ इज एब्सोल्युटली क्लियर। मेरे जो पर्सनल फेथ है, मेरे जो पर्सनल विश्वास है वो बिल्कुल क्लियर है। आई कैन नॉट इंटेंशनली हर्ट एनीथिंग दैट लिव्स मच लेस ह्यूमन बींग्स। मैं ऐसी मतलब ह्यूमन बींग के साथ साथ किसी भी एनी लिविंग, किसी भी ऐसे जीवन को हर्ट नहीं करना चाहता इंटेंशनली। इवन दो दे मे डू द ग्रेटेस्ट रॉन्ग टू मी एंड माइंड। चाहे उन्होंने मेरे साथ कितना भी गलत किया हो, लेकिन मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। Whilst therefore I hold the British rule to be a curse, or I do not intend harm to single Englishman or any legitimate interest he may have in India। उनका कहना था कि इसके बावजूद भी whilst therefore I hold the British rule to be curse, I do not intend harm to single English or any legitimate interest he may have in India। ये तक हमने पढ़ लिया था। उनका कहना ये था कि भाई मैं इंटेंशनली किसी भी लाइफ को, किसी भी जीवन को हर्ट नहीं करना चाहता इंटेंशनली, लेकिन इनफ डू दे ग्रेट। अच्छा, उन्होंने मेरे साथ कितना भी गलत किया हो। फिर उन्होंने आगे लिखा था उसमें, यद्यपि मैं ब्रिटिश जो रूल है हमारे देश में, जो शासन है, उसको एक अभिशाप मानता हूँ, बट आई डू नॉट इंटेंड हार्म टू। लेकिन फिर भी मैं किसी सिंगल इंग्लिशमैन को या उसके किसी अपने देश में जो भी उसका कोई इंटरेस्ट है, उसकी कोई रुचि है हमारे देश में, उसको हर्ट नहीं करना चाहता। बट द ब्रिटिश सीम्स टू बी डिज़ाइन टू कर्स द वेरी लाइफ ऑफ द पीजेंट। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जो ब्रिटिश रूल है, अंग्रेज शासन है, वो भारत में पीजेंट्स मतलब मजदूरों के हित, मजदूरों को कुचलने के लिए बनाया गया है। मतलब आप लोगों की जो शासन व्यवस्था है वो कुछ इस तरह की है कि उसमें मजदूर आदमी कुचला जाएगा। Even the salt he must use to live so taxed as to make the burden feel heaviest on him। यहाँ तक कि नमक जैसी चीज़, उस पर भी इतना भारी कर आप लोगों ने लगाया हुआ है आम इंसान के लिए। If only because of the heartless impartiality of his incidents। ऐसा केवल इसलिए है कि ये हृदय रहित, मतलब बिल्कुल बिना सोचे समझे, ये जो आपकी वो है, मतलब अपना आपका बिल्कुल हृदय विहीनता का प्रतीक है कि नमक जैसी चीज़ पर आपने टैक्स लगाया हुआ। द टैक्स shows itself still more burdensome on the poor man when it is remembered that salt is one thing he must eat more the rich man। उन्होंने कहा कि नमक जो है वो गरीब आदमी पर ज़्यादा बर्डन डाल रहा है, जबकि गरीब आदमी को जो नमक है वो अमीर आदमी से ज़्यादा खाना चाहिए। नथिंग बट ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंस कैन चेक द ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनका कहना था कि कुछ भी नहीं रोक सकता जो आपकी ऑर्गेनाइज्ड ब्रिटिश, जो आपका मतलब एक संस्थापित बिल्कुल व्यवस्था से जो हमारे ऊपर वायलेंस है, हिंसा है, उसको केवल मेरी एक ऑर्गेनाइज्ड मतलब संगठित अहिंसा ही रोक सकती है। उन्होंने मतलब बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, भाई आप इतने पावरफुल हैं, आपके पास इतनी फोर्स है, आपके पास हथियार भी हैं, तो आपकी जो अहिंसा है उसको केवल मेरी संगठित अहिंसा ही रोक सकती है। इफ़ द पीपल ज्वाइन मी, यदि लोग मुझे ज्वाइन करेंगे। संगठित अहिंसा कब होएगी? गांधी जी तो अहिंसावादी थे ही, लेकिन उनके साथ और लोग होंगे तो वो संगठित अहिंसा कहलाएगी। तो फिर वो कहते हैं कि वो मेरे साथ जुड़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो मेरे साथ जुड़ेंगे। द सफरिंग दे विल अंडरगो अनलेस द ब्रिटिश नेशन सून रिट्रेसेस स्टेप विल बी एनफ टू मेट द स्टोनेस्ट हार्ट। मतलब ये जो हमारे कष्ट हैं, ये जो हमारी सफरिंग्स है, ये बढ़ती जाएंगी जब तक कि ब्रिटिश सरकार का जो पत्थर वाला हृदय है वो पिघल ना जाए। आई रिमेन योर सिंसियर फ्रेंड एम के गांधी। फिर उन्होंने नीचे लिखा योर सिंसियर फ्रेंड एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। द वाइसरॉय टुक नो नोटिस, गांधी जी हैड नो ऑप्शन बट टू ब्रेक द साल्ट टैक्स। अब उन्होंने तो कोई ध्यान नहीं दिया उनके लेटर का, उन्होंने सोचा कि आ गया ठीक है, लेकिन उन्होंने अब डिसाइड कर लिया कि वो इस टैक्स को तोड़ेंगे।
In a blaze of publicity surrounded by journalists of Britain and America, he would set out from the Sabarmati ashram. एक मतलब चमक, पब्लिसिटी की चमक, मतलब पूरी ये क्या कहते हैं, जर्नलिस्ट ब्रिटेन के और अमेरिका सब जो थे सब आ गए वहाँ पर, इकट्ठे हो गए, काफ़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और वो अपने साबरमती आश्रम से चल दिए नमक की तरफ। ए ह्यूज क्राउड गैदर्ड एट गांधी जी इवनिंग प्रेयर मीटिंग इन द आश्रम। एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जो उनकी इवनिंग की जो शाम की प्रेयर करने के बाद साबरमती आश्रम में मीटिंग की। आफ्टर द यूजुअल चैंटिंग ऑफ हाइम्स एंड क्लैपिंग ऑफ हैंड्स गांधी जी स्पोक। यूजुअल चैंटिंग मतलब मंत्र वगैरह जो डेली जपते थे, उन सब के बाद क्लैपिंग हुई और फिर गांधी जी बोले, आई हैव फेथ इन राइटसनेस ऑफ आवर कॉज एंड द प्योरिटी ऑफ आवर वेपन। मुझे अपने राइटसनेस, अपने सही कार्यों पर विश्वास है, प्योरिटी ऑफ आवर वेपन्स, जो हमारे हथियार हैं, उनके हथियार क्या थे, सत्य, अहिंसा, ये उनकी प्योरिटी पर भी विश्वास है। एंड वेयर द मीन्स आर क्लीन, और हमारे मीन्स भी हमारे मतलब क्या कहते हैं कि भाई कारण भी क्लीन है, साफ है, हमारे उसमें कोई इल विल नहीं है। देयर गॉड इज अनडाउटेडली प्रेजेंट विद हिज ब्लेसिंग, तो इसलिए भगवान भी निसंदेह अपने पूरी आशीर्वाद के साथ हमारे साथ उपस्थित रहेंगे। एंड वेयर दीज थ्री कंबाइन, और जब ये तीन चीज कंबाइन हो जाती हैं, दे डिफीज इज एन इम्पॉसिबिलिटी, तो उस फिर उनकी जो हार है वो इम्पॉसिबल है। क्या क्या, उनके जो प्योरिटी, वेपन्स की प्योरिटी, अच्छा विचार, और ये सब राइटसनेस, सत्य, अहिंसा, ये सब चीज़ें जब उनके साथ है तो भगवान अपने आशीर्वाद के साथ हमारे साथ रहेंगे, तो हमारी जो हार है वो इम्पॉसिबल है। गॉड ब्लेस यू एंड कीप ऑल ऑफ अस ऑब्स्टेकल फ्रॉम द पाथ इन स्ट्रगल दैट बिगेन टुमारो। भगवान तुम सबको आशीर्वाद दे और जो भी हमारे रास्ते की बाधाएं हैं, जो रास्ते में जो हमारी जो कुल यात्रा शुरू होने वाली है उसकी जो बाधाएं हैं उनको दूर करें। लेट दिस बी आवर प्रेयर, और यही आप हमारी प्रेयर है। पीपल हैड बीन कमिंग फ्रॉम ऑल अराउंड टू लिसन एंड वॉच, सब दूर दूर से लोग उनको सुनने के लिए, देखने के लिए आए। एट डाउन ऑन 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को, दिसंबर में पत्र लिखा था उन्होंने, 12 मार्च 1930 को तो वो पब्लिश हुआ था, जो ऊपर डेट थी वो थी, उन्होंने उससे पहले लिखा होगा पत्र, तो उसके बाद जब कोई एक्शन नहीं हुआ फिर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी 12 मार्च 1930 को, ये प्रेयर कहने के बाद। गांधी जी लॉन्ग स्टिक इन हिज हैंड 78 पीपल फ्रॉम हिज आश्रम, गांधी जी के हाथ में एक छड़ी थी लॉन्ग, और 78 लोग उनके आश्रम के थे, उसमें मैन भी थे, वुमेन भी थे। स्टार्टेड ऑन देयर 200 माइल वॉक टू द सी, उन्होंने अपनी 200 मील की यात्रा समुद्र की तरफ स्टार्ट की, जिसको कहा गया मार्चिंग इन द नेम ऑफ गॉड, नेम ऑफ गॉड मार्चिंग, इस तरह से उन्होंने अपना मार्च स्टार्ट किया। दे मार्च ऑन एट द रेट ऑफ 20 माइल्स ए डे, चलते रहे, और उनकी जो वो थी एक तरह से एक दिन में 20 मील की दूरी उनको तय करनी थी। फॉर 61 ईयर ओल्ड गांधी जी दिस डिस्टेंस वाज ए चाइल्ड्स प्ले, मतलब 61 ईयर ओल्ड थे गांधी जी, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ऑल्दो इट वाज एनफ इन द ट्रॉपिकल इंडियन हीट टू एग्जॉस्ट मैनी ऑफ हिज यंग वॉलंटियर्स whom he kept teasing for being weak and pampered। हालांकि इसके बाद भी वो उनके जो और सारे वॉलंटियर्स थे, तो इंडियन ट्रॉपिकल जो एरिया, मतलब इंडिया में गर्मी तो होती है, तो इसमें ऐसा कहा गया है कि इस गर्मी के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा थी, और उनके जो कई वॉलंटियर्स थे जो परेशान हो रहे थे, गर्मी से एग्जॉस्ट हो रहे थे, उनको वो इसे मजाक में वो कर रहे थे कि तुम तो कमज़ोर हो, पैम्पर्ड हो, चलो देखो मुझे देखो, जैसे बड़े लोग करते हैं ना, देखो मुझे देखो, मैं तो इतना बुजुर्ग होने के बाद भी इतना कर रहा हूँ, चलो इस तरह से। द मार्चर्स स्टॉप्ड इन विलेज आफ्टर विलेज टू एक्सप्लेन वेयर दे वर गोइंग एंड वाई। जो मार्चर्स थे, जो 7 लोग थे, अब जैसे जा रहे हैं तो कोई जो और पब्लिक है वो सोचेगी भी कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो जो उनके मार्चर्स थे वो जिस भी गाँव में जा रहे थे, हर गाँव में अपना कॉज बता रहे थे कि हम ऐसे ऐसे वहाँ जा रहे हैं। एंड द विलेजर्स शॉट फ्लावर पेटल्स ऑन देयर पाथ, और जो विलेजर्स थे, गांव के लोगों को अच्छा लगा, उनके रास्ते में फ्लावर बिछा रहे थे, कलियां बिछा रहे थे। द आश्रम रूटीन वाज मेंटेन ड्यूरिंग द मार्च, आश्रम का जो रूटीन था वो मेंटेन रहा। प्रेयर हैड टू बी सेड ट्वाइस ए डे, एवरीबडी हैड टू स्पिन देयर कट ऑफ यार्न। जो इसमें आश्रम में दोनों टाइम प्रेयर होती थी, और हर एक व्यक्ति को अपने उसका, जैसे वो चरखा काटते थे, धागा बुनते थे, तो हर एक व्यक्ति को अपने कोटे का वो बुनना था, वो चल रहा था अपना काम।
स्पिन देयर कोटर टू yarn एंड कीप ए डायरी, एक डायरी नोट करके रखते थे। गांधी जी अटेंडेड टू हिज ह्यूज कॉरेस्पॉन्डेंस एंड प्लेड विद द चिल्ड्रन, वो अपना इसको कॉरेस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार करते थे, बच्चों के साथ खेलते थे। इन फैक्ट ही वॉज द लाइफ एंड सॉल ऑफ द पार्टी, वास्तव में वही लाइफ थे और इस पार्टी की जो पूरा बनाया था, जो लीडर होता है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिसके कारण हम किसी मार्ग पे चले हैं, तो ये समझिए कि वही हमारे लिए एक मोटिवेशन रहता है। यदि वही रुक जाए तो सबका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तो वही एक लाइफ की तरह से कार्य कर रहे थे। एट द साल्ट मार्चर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, 300 विलेज मैन हेडमैन रिजाइन फ्रॉम देयर गवर्नमेंट जॉब टू ज्वाइन देम। जो ये जो साल्ट मार्च था, एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे गांव से तीसरे गांव में, इस तरह से जाया जा रहा था, तो लगभग 300 लोगों ने, जैसे कि किसी गांव में पहुंचे, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया कि भाई हमें नहीं करनी तुम्हारी नौकरी, हम तो अपने देश वालों का साथ देंगे। एंड मैनी विलेजर्स केम टू स्वेल देयर नंबर बाय द टाइम गांधी जी रीच द सी एट लास्ट, और अंत में गांधी जी समुद्र पहुंच गए। ही वॉज लीडिंग ए पीसफुल आर्मी दैट वॉज सेवरल थाउजेंड स्ट्रॉन्ग, वो अभी तक एक पीसफुल आर्मी को लीड कर रहे थे, मतलब आर्मी तो थी, उनके साथ बहुत लोग थे, लेकिन पीसफुल, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, और बहुत 1000 स्ट्रॉन्ग थी, बहुत सारे इसमें लोग थे। ही स्टिप्ड ऑन द बीच सेइंग वॉच आई एम गिविंग सिग्नल टू द नेशन एज ही पिक्ड अप ए टीनी पिंच ऑफ साल्ट विच हैड ड्राइड ऑन द सैंड। अब उन्होंने उसको कहा, देखो मैं पूरे राष्ट्र को एक संदेश दे रहा हूँ, और उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठाया जो कि रेत पर सूख चुका था। देन क्वाइटली ही वेंट बैक टू द आश्रम, और फिर वो वहाँ से चुपचाप आश्रम चले गए। वाइल ऑल ओवर इंडियन विलेजर्स बिगेन टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ बाय टेकिंग सॉल्ट आउट ऑफ द सी। उसके बाद जितने भी इंडियन विलेजर्स थे, जो भी लोग थे, उन सब ने वहाँ से नमक उठाना शुरू कर दिया समुद्र से। द पुलिस बिगेन टू अरेस्ट द लॉ ब्रेकर्स, पुलिस ने लॉ ब्रेकर्स को, नियम तोड़ने वालों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग गांधी जी को भी किया। हु डिड नॉट ऑफर रेसिस्टेंस, जिन्होंने कोई मतलब रेसिस्टेंस नहीं कि भाई मैं नहीं जा रहा, या कुछ भी वो नहीं करा, कोई रोक नहीं लगाई। द रिएक्शन ऑफ गांधी जी अरेस्ट वॉज वर्ल्ड वाइड, गांधी जी को अरेस्ट करने का मतलब जो रिएक्शन था वो पूरे संसार में था। इन पनामा एंड इन सुमात्रा इंडिया ट्रेडर्स ऑब्जर्व ए डे ऑफ मॉर्निंग, पनामा में, इस सुमात्रा में, सब जगह में जो भारतीय व्यापारी थे उनके लिए एक दुख का विषय था। इन जर्मनी ए मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू स्टॉप सेंडिंग गुड्स टू इंडिया इन प्रोटेस्ट, जर्मनी में एक मूवमेंट, एक आंदोलन स्टार्ट हुआ, जिन्होंने कि इंडिया में जो भेज रहे थे सामान, वो किसके लिए भेज रहे थे, वो इंडियंस के लिए नहीं भेज रहे थे, वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए भेजे थे। इंडियन गवर्नमेंट कौन थी, ब्रिटिश, तो उन्होंने उसको रोक दिया। फ्रॉम अमेरिका 120 टेलीग्राम्स वर सेंट बाय इन्फ्लुएंशियल क्लर्जीमैन आस्क्ड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टू रिलीज गांधी जी, और अमेरिका से 120 टेलीग्राम्स आए कि भाई इनको रिलीज कर दो। इन बॉम्बे 200,000 पीपल मार्च थ्रू द स्ट्रीट, बॉम्बे में 200 लोगों ने स्ट्रीट पर मार्च किया कि भाई गांधी जी को रिलीज करो। एज मोर एंड मोर विलेजर्स कॉटेड अरेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा जो विलेजर्स थे उनको अरेस्ट किया गया। द वायसराय हु हैड लाफ्ड एट गांधी जी क्रेजी स्कीम ऑफ अपसेटिंग द गवर्नमेंट विद ए पिंच ऑफ साल्ट सडनली फाउंड ही वॉज नो लॉन्गर इन कंट्रोल, द पिंच ऑफ साल्ट वॉज प्रूविंग माइटर देन ए ट्रेन लोड ऑफ डायनामाइट। जो बहुत सारे लोगों ने, मतलब जैसे कहते हैं ना जेल भरो आंदोलन, इस तरह का स्टार्ट हो गया, बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए, सबने नियम कानून तोड़े, पुलिस ने अरेस्ट किया, सब आराम से अरेस्ट हो गए। तो जो वायसराय थे, जो इनके इस स्कीम पर हंसे थे गांधी जी के कि क्रेजी स्कीम है, क्या करेंगे ये नमक उठा कुछ नहीं होने का, उन्हें तो लगा कि भाई यही तो कर रहे हैं, लेकिन वो चारों तरफ से ही शुरू हो गए, बहुत लोग शुरू हो गए। तो अचानक उन्होंने देखा कि जो उनका पिंच ऑफ सॉल्ट का जो स्कीम थी वो ज़्यादा ताकतवर साबित हुई एक ट्रेन भर के डायनामाइट से। इतना ट्रेन जो भर के डायनामाइट होता, वो इतनी पूरे उसमें एक क्रांति नहीं जगा पाता जितना उनके एक पिंच ऑफ सॉल्ट ने जगा दी क्रांति। वर्ड मीनिंग्स देख लीजिए। गांधी जी बिलीव्ड इन हिज इनर वॉइस एज फर्मली एज जॉन ऑफ आर्क। गांधी जी started his 200 मील वर्क ऑन 12 मार्च 1930. The pinch of salt providing mightier than a train load of dynamite. Where did गांधी जी break the salt law? कहाँ उन्होंने ये तोड़ा? डांडी नामक जगह पर। State whether the following statement are true or false. गांधी जी wanted to stir up violence. क्या गांधी जी हिंसा चाहते थे?
गांधी जी सेट आउट फ्रॉम साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से उन्होंने मतलब स्टार्ट किया। गांधी जी मार्च ऑन एट द रेट ऑफ 200 माइल्स ए डे, 200 मील एक दिन में चलना, ये वाला उनका वो था पैटर्न। ये इसको बताना आपको सही है गलत है। द आश्रम रूटीन वॉज मेंटेन ड्यूरिंग द मार्च, आश्रम का रूटीन मार्च के दौरान मेंटेन रहा। द रिएक्शन ऑफ गांधी जी अरेस्ट वॉज वर्ल्ड वाइड, गांधी जी को अरेस्ट करने का जो रिएक्शन था वो पूरे वर्ल्ड में था। थिंक एज आंसर, व्हाट डू यू मीन बाय इनर वॉइस, इनर वॉइस से आपका क्या मतलब है? इनर वॉइस से अंतर मन का हमारा मतलब ये होता है कि मन की आवाज़, हमारा मन क्या कहता है। किसी काम में हम बहुत ज़्यादा दुविधा में फंस जाते हैं कि ये करें, तो फिर ये लगता है कि भाई मन तो ये करने का है, तो वो इनर वॉइस। हाउ कैन यू से दैट द पिंच ऑफ साल्ट प्रूव्ड माइटर देन ए ट्रेन लोड ऑफ डायनामाइट, आप कैसे कह सकते हैं कि पिंच ऑफ साल्ट ज़्यादा माइटर साबित हुआ ट्रेन लोड ऑफ डायनामाइट की अपेक्षा, क्योंकि उस छोटे से उनके स्टेप ने इतनी बड़ी क्रांति पूरे देश में जगा दी। और तो और अपने देश के साथ साथ पनामा, सुमात्रा और अन्य फॉरेन कंट्रीज से भी इसका इफेक्ट हुआ। क्वेश्चन आंसर है, वाई 31 दिसंबर 1929 इंपॉर्टेंट डेट इन इंडियन हिस्ट्री, क्यों है ये इंपॉर्टेंट डेट? व्हेन डिड गांधी जी डिसाइडेड दैट ही वुड डिफाई द सॉल्ट टैक्स, कब उन्होंने डिसाइड किया कि वो सॉल्ट टैक्स को डिफाई करेंगे? व्हाट वाज गांधी जी अपील टू द वायसराय, वायसराय से क्या अपील थी? व्हाट रेस्पॉन्ड डिड दे रिसीव टू हिज लेटर, उन्हें अपने लेटर का क्या रेस्पॉन्स मिला? व्हाट वाज द आश्रम रूटीन दैट द सॉल्ट मार्च फॉलोड, आश्रम का रूटीन क्या था जब ये सॉल्ट मार्च चल रहा था? व्हाट वाज द सिग्नल दैट गांधी जी गेव टू द नेशन बाय पिकिंग अप द पिंच ऑफ सॉल्ट एट डांडी, गांधी जी का क्या सिग्नल था जो उन्होंने अपने राष्ट्र को दिया नमक की एक चुटकी उठाकर? इनमें प्रीफिक्स ऐड करने हैं, जैसे ओबीडेंस, डिसओबीडेंस, रेगुलर, इरेगुलर, इस तरह से। प्रोनाउंस, इन वर्ड को प्रोनाउंस कीजिए मैम के साथ। लुक एट द फॉलोइंग नेम ऑफ कंट्रीज एंड हाउ एडजेक्टिव आर फॉर्म्ड ऑफ देम, कंट्री के नाम से एडजेक्टिव किस तरह से बन सकते हैं? अमेरिका, अमेरिकन, रशिया, रशियन, इस तरह से बनाने हैं। मैस्कुलिन जेंडर लिखने हैं, इंग्लिश वुमेन, इंग्लिश मैन, प्रिंसेस, प्रिंस। पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन दैट आर सिमिलर इन द मीनिंग, सिमिलर मीनिंग वाले, जैसे एक्सट्रीमली लार्ज, एनॉर्मस, फर्स्ट लाइन में ही है, तो इस तरह से इनके मीनिंग देखने हैं। ग्रामर, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पास्ट टेंस। टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका, फ्यूचर जो इन फ्यूचर होने वाला है। अब हमें इनको पास्ट टेंस में करना है, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है तो हम हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देते हैं और उसको पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बना देते हैं। बट यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ऐसे दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। यदि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर में एस का यूज होता है और प्लूरल में एस का यूज नहीं होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। जैसे पहले वाले सेंटेंस में है, डोमिनेंट स्टेटस इज नो लॉन्गर एनफ, तो इज की जगह यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है, हम इसकी जगह वास कर देंगे। सेकंड वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, गांधी जी बिलीव्स, तो बिलीव्स की जगह क्या कर देंगे, बिलीव्ड, इस तरह से आपको बनाना है। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू वर्क द फॉलोइंग सेंटेंस। They had been walking for more than 3 weeks when they reached the seashore. Past perfect continuous. जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है वो परफेक्ट का मतलब हैड लगता है उसमें, और प्रेजेंट है तो हैज या हैव लगते हैं, और कंटिन्यूस से आईएनजी, तो दोनों का मिक्स होता है। ही हैड बिन लिविंग इन साउथ अफ्रीका, तो हैड बिन लिविंग आईएनजी वाली फॉर्म भी हो गई और हैड भी आ गया। नेक्स्ट है पीपल हैड बिन कमिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है ये भी। Now change the utilized verb in the following sentence into past perfect continuous and observe the shift in focus. The first one has been done for you. जैसे the actor who had played the role of गांधी जी, तो इसका हमने क्या बनाया, the actor who had been playing. सेकंड में had quarrel, तो हम क्या बनाएंगे, the children had been quarreling, इस तरह से। Write a paragraph. Have you ever visited a festival ground or a village fair or a busy market place? Write a few sentences in answer to each of these question. आपने कोई बिजी मार्केट या कोई ऐसा प्लेस, गांव का मेला वगैरह देखा है, तो ये कुछ सेंटेंस लिखिए इनके आंसर में। फ्रॉम ए पैराग्राफ राइट इज एट कनेक्टेड पीस, और इस तरह से लेके पैराग्राफ में से कि वो उनके आंसर कनेक्टेड दिखाई दें। और लेट्स कम्युनिकेट, इनको रीड करना है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।